महेश चंद्र पांडे रामकृष्ण विवेकानंद के हिंदी संस्कृत शिक्षक कक्षा अष्टम के विद्यार्थियों के लिए व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहला चैप्टर है हमारी भाषा। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा भावों और विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। भाषा के रूप: मनुष्य बोलकर और लिखकर अपने भाव और विचार व्यक्त करता है तथा सुनकर और पढ़कर दूसरों के भाव या विचार ग्रहण करता है। संकेतों द्वारा भी भाव या विचार अभिव्यक्त किए जाते हैं, लेकिन संकेतों की अपनी सीमा है, अतः इन्हें भाषा नहीं कहा जा सकता है। इस आधार पर भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा मूल रूप से मौखिक है। बोलकर और सुनकर भावों और विचारों का आदान प्रदान मौखिक भाषा है। हम सबसे पहले मौखिक भाषा ही सीखते हैं। इसके लिए कोई विशेष यत्न नहीं करना पड़ता। दूरदर्शन के कार्यक्रम, आपस में बातचीत करना, कहानी सुनना आदि मौखिक भाषा है। लिखित भाषा: मौखिक भाषा स्थायी नहीं होती, क्योंकि इसमें समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए लिखित भाषा का जन्म हुआ। लिखकर और पढ़कर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करना लिखित भाषा है। इसे सयत्न सीखना पड़ता है। विद्यालय का गृह कार्य करना, समाचार पत्र या पत्रिकाएं पढ़ना, ईमेल आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। भाषा के अन्य विविध आयाम या रूप: बोली भाषा का छोटा या क्षेत्रीय रूप है। इसका साहित्य लिखित रूप में नहीं होता, अपितु लोक कथाओं या लोकगीतों के रूप में मिलता है। बोलियां ही विकसित होकर भाषा का रूप ले लेती हैं। हमारी हिंदी भाषा का विकास भी खड़ी बोली में हुआ है। बोली और भाषा में अंतर: बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, भाषा का क्षेत्र व्यापक है। बोली का मौखिक साहित्य होता है, भाषा का साहित्य लिखित रूप में होता है। बोली का स्वरूप मानक नहीं होता, भाषा का स्वरूप मानक होता है। उपभाषा किसे कहते हैं? उपभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा बड़ा होता है। इसका साहित्य मौखिक के साथ साथ लिखित भी होता है। जैसे अवधी, मैथिली, ब्रज आदि बोलियों में साहित्य की रचना हुई और इनका क्षेत्र भी विस्तृत था, इसलिए ये उपभाषा कहलाई। उपभाषाओं और उनकी बोलियों की सूचियां यहाँ दी गई हैं। पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली आदि बोलियां आती हैं। पूर्वी हिंदी वर्ग के अंदर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी वर्ग के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली, मगही आदि। राजस्थानी हिंदी वर्ग के अंतर्गत जयपुरी, मेवाती, मारवाड़ी और मालवी आदि बोलियां हैं। पहाड़ी हिंदी वर्ग के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली। अब मातृभाषा, राष्ट्रभाषा के विषय में मैं चर्चा करता हूँ। जिस भाषा को हम अपने घरों में बोलते हैं वही मातृभाषा कहलाती है। ज्ञान का सबसे उपयुक्त माध्यम मातृभाषा है। पंजाब में रहने वाले की मातृभाषा पंजाबी, बंगाल में रहने वालों की बंगाली और तमिलनाडु में रहने वालों की मातृभाषा तमिल होगी। राष्ट्रभाषा यानी वह भाषा जो देश के अधिकांश प्रदेशों, समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों द्वारा बोली जाती है। इस दृष्टि से हिंदी का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि यह देश के लगभग 70% लोगों द्वारा बोली जाती है। राजभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों में कामकाज के लिए होता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा का दर्जा दिया गया। इस दिन को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानक भाषा की एक रूपता को बनाए रखने के लिए विद्वानों द्वारा भाषा के अनेक रूपों में से
जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह भाषा का मानक रूप कहलाता है। खड़ी बोली हिंदी हमारा मानक रूप है। संपर्क भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग लोग आपस में संपर्क करने के लिए करते हैं वह संपर्क भाषा कहलाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। भारतीय भाषाएं भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। ये हैं असमिया, ओडिया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। लिपि मानव समाज जब थोड़ा और विकसित हुआ उसका फैलाव भी बढ़ा। केवल मौखिक रूप से बात नहीं बनी, मनुष्य ने अपनी बात स्पष्ट करने के लिए कुछ रेखा चित्र बनाए। धीरे धीरे इन रेखाओं को ध्वनि प्रतीकों के रूप में निश्चित करने लगा। निरंतर प्रयास करते करते लंबे समय में लिपि का विकास हुआ। इस प्रकार लिपि लिखित भाषा का आधार बनी। इस तरह लिखने की विधि या लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। जिस प्रकार विश्व में अनेक भाषाएं हैं उसी प्रकार इनको लिखने का ढंग भी अनेक हैं, अतः उनकी लिपियां भी विभिन्न हैं। जैसे हिंदी, मराठी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, संथाली, बोडो आदि देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रांसीसी आदि रोमन में, उर्दू, फारसी में, पंजाबी, गुरुमुखी में और बांग्ला भाषा बांग्ला लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि में वर्णों का क्रम वैज्ञानिक और व्यवस्थित है। देवनागरी लिपि का किसी भी भाषा में अनुवाद या लिपि अंतरण हो सकता है। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग लिपि चिन्ह और मात्राएं होने के कारण लेखन में शुद्धता है। देवनागरी जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी भी जाती है, जबकि फारसी और रोमन में ऐसा नहीं है। देवनागरी में जैसे क, प, म, फारसी में काफ, पे, मीम और रोमन में के, पी, एम। हिंदी भाषा का महत्व। भारत के 10 प्रदेशों को हिंदी का क्षेत्र कहा जाता है। आज हिंदी देश के कोने कोने में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में हिंदी राजभाषा है। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार में हिंदी को द्वितीय राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। हिंदी भाषा के प्रसार और लोकप्रियता में हिंदी फिल्मों और फिल्म संगीत का योगदान बहुत अधिक रहा है। भारत से बाहर हिंदी का प्रसार बहुत बड़े क्षेत्र में है, जैसे अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, तंजानिया, त्रिनिदाद, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल, फिजी, यमन, लीबिया, बर्मा, भूटान, मलेशिया, मॉरिशस, मोजाम्बिक, श्रीलंका, इराक, कनाडा, केन्या, गुयाना, जमैका, सिंगापुर, सूरीनाम, हॉलैंड आदि देशों में हिंदी जानने वाले मौजूद हैं। विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी का पठन पाठन हो रहा है। हिंदी अब विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। कुछ लोग हिंदी को विश्व भाषा भी कहते हैं। व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप तथा शुद्ध प्रयोग का ज्ञान होता है। व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार वर्णों में वर्णों के आकार, भेद, उच्चारण का अध्ययन करता है। शब्द विचार शब्दों के रूप, भेद आदि का अध्ययन करता है।
वाक्य विचार, वाक्यों के प्रकार, वाक्य विग्रह, पद परिचय, विराम चिन्हों का अध्ययन करता है। इनके बारे में हम आगे के अध्यायों में स्वतंत्र रूप से पढ़ेंगे। साहित्य किसे कहते हैं? साहित्य शब्द की उत्पत्ति सौ जोड़ हित के योग से हुई है। यहाँ सौ का अर्थ सबका अर्थात संपूर्ण समाज का से है, जबकि हित का अर्थ लाभ से है। इस प्रकार साहित्य का अर्थ हुआ संपूर्ण समाज का हित। हिंदी साहित्य में साहित्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है, ज्ञान के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य के दो रूप हैं, पद्य और गद्य। पद्य साहित्य, इसे काव्य कविता भी कहा जाता है। जब कवि अपने मन के विचार एवं भावों को छंद, तुक, लय आदि द्वारा व्यक्त करता है, तब उसे पद्य साहित्य कहते हैं। पद्य साहित्य के प्रमुख कवि और काव्य ग्रंथ निम्नलिखित हैं, जैसे कबीर, बीजक, मल्लिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, सूरदास, सूरसागर, तुलसीदास, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, बिहारी सतसई, रहीम दोहावली। गद्य साहित्य, इसमें लेखक अपने भावों अथवा विचारों को व्यवस्थित भाषा और रचनात्मक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त करता है। गद्य के अंतर्गत निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा वृत्तांत आते हैं। कुछ प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, कामायनी, भीष्म साहिनी, तमस, फणीश्वरनाथ रेणु, मेला आंचल, मन्नू भंडारी, महाभोज, मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, मुंशी प्रेमचंद, रंगभूमि, गोदान। थैंक यू।